Order, order. Welcome to Reporters Without Orders, where we discuss what made news, what didn't, and what absolutely shouldn't have. Today we have with us our in-house reporter, my favorite person, Shiv Narayan Rajpurohit. Hi Shiv, good morning. Good morning, Gurmeher. Very nice to meet you. And we have a very special guest who's just back from Israel and Palestine, Vaibhav Palnitkar from Dainik Bhaskar. Hi Vaibhav, how are you? हेलो मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. I think Vaibhav, we'll start with you. You've just come back from West Bank. I think my first question to you would be, how are you doing now? How is your mental health? And what was it like just reporting from an active conflict zone? कॉन्फ्लिक्ट कवर करना मतलब ये पहली बार नहीं था मेरे लिए। इसके पहले मैंने मणिपुर और कश्मीर भी किया है। मणिपुर तो 5-6 बार किया है। तो एक मणिपुर ने ट्रेनिंग तो दे दी थी कि मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है और काम भी करते रहना है। तो और हम इंडियन जर्नलिस्ट खासतौर पे 13-14 घंटे काम करते हैं जब फील्ड पे होते हैं। तो मुझे लगता है कि काम के साथ-साथ जब आप बहुत कुछ देखते हैं, ह्यूमन एंगल स्टोरीज से गुजरते हैं, अब उस माँ के सामने आप बैठे हैं जिसका बच्चा टेररिस्ट और मिलिशिया ग्रुप उठा के ले गया है। बच्चे का एक केस स्टडी में मिला जिसमें एक माँ की एक बेटा दोनों को ही उठा के ले गए थे। तो जब ऐसे लोगों से आप मिल के आते हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर तो बुरा असर होता ही है। और फिर उसके बाद आप वो सब जगहें घूमते हैं जहाँ एक्टिविटीज हुई हैं, जहाँ अभी भी लोग परेशान हैं, डिस्ट्रक्शन है, खून बिखरा पड़ा है और आप वो सब देख रहे हैं, तो असर तो होता ही है। जी. एंड आपने अभी आप मुझे पहले भी बता रहे थे कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन दैट you've covered. You've actively reported from Manipur, from Kashmir, but this is the first time you're reporting from Israel and Palestine. I think मेरा ये सवाल है कि how different was it reporting in all of these three places? तीनों जगहों में बिल्कुल ही फर्क है। जब मैंने कश्मीर कवर करना शुरू किया तब वो ऑलमोस्ट ऊपर से तो शांत दिखता ही है पिछले 2019 के बाद से। तो एक्टिव जो कहते हैं कि मिलिटेंट्स या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ही कम दिखती हैं। हालांकि मैंने कुछ फेस की फायरिंग वायरिंग और उस तरह के। मणिपुर में क्रॉस फायरिंग में 2-3 बार फंसा, तो मणिपुर में तो काफी एक्टिव देखा, लेकिन वो एकदम से एंटी स्टेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो 2 कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ये 2 मुल्कों के बीच लड़ाई है और मैसिव स्केल बड़ा है। आप मणिपुर, कश्मीर में क्रॉस फायर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ तो आपके सामने मिसाइल आ रही है, मिसाइल भी झुंड में आ रही है। एक साथ 12 मिसाइल हवा में देखते मतलब हालत खराब हो जाती है। वो इज़राइल की टेक्नोलॉजी है कि उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है या डोम है, आपको सायरन्स मिल जाते हैं, अलर्ट मिल जाता है, आपके पास एक 20-25 सेकंड का स्लॉट होता है, तो आप दौड़ भाग के एक सेफ शेल्टर लेने की कोशिश कर सकते हो। वहाँ जगह-जगह पर पब्लिक स्पेसेस में बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए हैं और तो इज़राइल एक ऐसा देश है जो हमेशा से वॉर झेलने के लिए डिफेंस के तौर पे तैयार रहता है। तो आप वहाँ के जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखेंगे, वो सब उसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि कभी भी कोई अटैक हो, मिसाइल अटैक हो या तो उसमें जो आम लोग हैं उनके बचने की जगह उन्होंने बना के रखी है। तो तीनों कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन को आप कंपेयर करेंगे तो इज़राइल इज़ वेरी मच एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन। तो उसका सेंसिटिविटी और उसकी मतलब मैग्नीट्यूड भी हाई था। Clearly, of course, these conflict zones are very difficult. But as a reporter, आपने इन्हें किस तरीके से अप्रोच किया? उस अप्रोच में क्या डिफरेंसेस थे? What were those methods or tools that were different than reporting in Kashmir or Manipur as opposed to Israel and Palestine? पहली बार तो ये मेरा पहला ऐसा एक इंटरनेशनल कवरेज ट्रिप था। तो जैसे ही वो हमास के इज़राइल पे अटैक की न्यूज़ ब्रेक हुई तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि हमें इसको करना चाहिए, मैं जाने की कोशिश करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया कि हाँ, जाना चाहिए और मैंने तैयारी शुरू कर दी एट द सेम टाइम। इज़राइली एम्बेसी ने कोऑपरेट किया, वो चाहते भी थे कि जर्नलिस्ट जाएँ वहाँ, हमास की ब्रूटैलिटी को रिपोर्ट करें। तो फिर अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई किया और तैयारी कर चुका था। एम्बेसडर जो इज़राइली एम्बेसडर है उनका इंटरव्यू वगैरह कर चुका था। एट द सेम टाइम वहाँ जो इंडियंस रहते हैं, इज़राइल में भी इंडियंस रहते हैं, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना शुरू किए कि उनके थ्रू हम उन विक्टिम्स तक पहुँच पाएँ जिनको कैप्टिव्स, जिनके रिलेटिव्स को कैप्टिव्स बना लिया गया है, जो उन इलाकों में रहते हैं, गाज़ा से सटे इलाकों में जहाँ पर हमास के आतंकियों ने बर्बरता बरती। तो इनिशियली जाने के पहले ही मैंने 1-2 केस स्टडी ज़ूम वगैरह पे कर ली थी।
जिन लोगों के को कैप्टिव्स बनाया गया, किन परिस्थितियों में उनको उठा के ले गए, क्या चल रहा था वहाँ पे। तो एक बैकग्राउंड सेटअप हो गया था मैंने जाने के पहले ही, तो मैं कॉन्टेक्स्ट वाइज भी अवेयर, मतलब एक तो एनरिच हो गया था, और दूसरा मेरे पास समझ में आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। तो इज़राइल लैंड करने के पहले ही मैं वहाँ के हालातों से फेमिलियर थोड़ा है। बहुत परिचित हो गया था। जी। अब मैं जब जैसे वहाँ पहुँचा, डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं चल रही है इंडिया और इज़राइल के बीच में, तो हम वाया अबू धाबी गए, कुछ लोग वाया दुबई जा रहे हैं, इस्तांबुल भी। तो वाया अबू धाबी तेल अवीव में लैंड किया। जब तेल अवीव में लैंड किया तो जो हम लोगों की जो अबू धाबी से इज़राइल की फ्लाइट थी, उसमें सारे यंग इज़राइलीज़ थे। हुँ। तो मेरे बगल में एक जो व्यक्ति बैठा था, मैंने पूछा आप कहाँ से आए हैं? तो वो जर्मनी से आया था। जी। ही वाज़ ज्यूइश, और हमने कहा कि अब वो वहाँ आईटी कंपनी में काम करता था, तो कहता है कि अब हमारा देश युद्ध में है, तो हम अपने देश को कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से सीधे लैंड करूँगा और फ्रंट लाइन पे जाऊँगा, अपनी रेजिमेंट जॉइन करूँगा। हम सबको पता ही है कि इज़राइल में 2 से 3 साल मैंडेटरी आर्मी आपको जी। जॉइन करना होता है, तो आप कहीं भी इज़राइल में पढ़ लिख के बाहर चले जाएँ, लेकिन आपको एक आर्मी में काम करने का एक अनुभव रहता है। तो ये सारे लोग, और वो जो पूरी फ्लाइट थी वो यंग लोगों से भरी थी, और उसमें महिला और पुरुष दोनों दोनों करीब-करीब बराबर ही थे। हुँ। तो वो ज़्यादातर समझ में आ रहा था कि ये सोल्जर्स हैं। एक कियोस्क जिस देश में वॉर चल रहा हो, वहाँ उसी देश के लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे थे, तो ये भी एक चौंकाने वाला था। फिर एयरपोर्ट पे लैंड किया, एयरपोर्ट पूरा सूना था। इमिग्रेशन पे जब हम पहुँचे तो सिर्फ मेरे साथ 1-2 जर्नलिस्ट और मैं ही था। कोई इमिग्रेशन पे नहीं था। इट मीन्स कि वो सारे इज़राइलीज़ ही थे, वो अपने रास्ते चले गए। हम लोग हुँ। इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर निकले। टैक्सी ड्राइवर वगैरह वहाँ से हायर किया और अपने होटल चले गए। रास्ता अ, ऑलमोस्ट सूने खाली थे रास्ते, और समझ आ रहा था कि एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। बिफोर वी मूव ऑन टू शिव, आई हैव वन क्वेश्चन कि हम हमें ये मालूम है कि बहुत सारे जूइश लोग, बहुत सारे इजरायलीज, इवन इजरायली डायस्पोरास बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आपकी फ़्लाइट में बहुत सारे इजरायली एक्स सोल्जर्स हैं जो वापस अपने रेजिमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ हुँ, पेट्रियाटिज्म। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि इंटरनेट पे हमें ऐसा नहीं पता चल रहा, बट आर देयर एनी इजरायली सिविलियंस, आई मीन सिविलियंस तो क्या ही बोलेंगे एक तरीके से, बिकॉज एवरीवन हैज़ जॉइन द आर्मी वंस, but are there any Israelis who may not agree with their government stance? बिल्कुल। मैंने पहले ही जब मैं तेल अवीव पहुँचा, मैंने होटल का सामान वगैरह रखा और मैं बीच पे निकल गया तेल अवीव में। वहाँ पर जो शाम को लोग थोड़े बहुत टहलने आए थे, लोगों ने बताया कि जिस जगह पे मैं था वहाँ हज़ारों लोग होते हैं शाम को, बिकॉज़ इट्स बीच, एक्टिव बीच। लेकिन बहुत कम लोग थे, तो एक 31-32 साल की एक महिला आई थी, उनका मैंने पहले एक केस स्टडी किया, उनसे पूछा सब कुछ। तो उन्होंने बिल्कुल रोष जताया कि पहले तो बोला कि हाँ, ये तो बहुत ही गलत हमला हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते ऐसा। वेयर इज़ आवर गवर्नमेंट, वेयर इज़ अ पावरफुल आर्मी, इंटेलिजेंस दुनिया भर में डंका बजाते हैं हम अपने देश का, लेकिन हमारा देश पर ये हुआ कैसे? ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है वहाँ के लोग अपनी सरकार से। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि जितने भी बहुत सारे एक्टिविस्ट से मिला जो अब प्रिडोमिनेंटली थोड़ा-सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। आम लोगों से भी बहुत मिला, बहुत लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, एट द सेम टाइम लोग ये भी कहते थे गवर्नमेंट के हम साथ भी हैं। वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी समझ है, उनको पता है कि पिछले 11-12 साल से एक प्रधानमंत्री है, सत्ता में है, वो दक्षिणपंथी है, वो मतलब अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, जो भी है। लेकिन उनको पता है कि उनका देश वॉर में है, और इट्स अ रियल टेररिस्ट अटैक फ्रॉम हमास। उनको पता है कि हमारी सरकार कितनी भी खराब हो, लेकिन इस वक़्त तो यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। तो वो भले ही क्रिटिसाइज़ करेंगे ऊपर-ऊपर, वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो यूनाइटेड भी हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो बहुत बैकलैश का सामना करेंगे वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट। उनको पता है कि हमें डेमोक्रेटिकली अपने लीडर को, जहाँ उसने गलती की है, हमारी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम वॉर में हैं, तो उनको इस वक़्त मतलब सपोर्ट भी करना है। तो ये तो कांस्टेंट मैंने देखा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने वहाँ आर्मी, जो वहाँ की इज़राइली डिफेंस फ़ोर्स है, उनके 2 स्पोक्स पर्सन का अलग-अलग मौकों पे इंटरव्यू किया। इंडिया में भी हम लोग डिफेंस फ़ोर्सेस या सीएपीएफ से बात करते रहते हैं। वहाँ जितनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी है, उतनी हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ खुल के लोग बात करते हैं, जो सच है। सच के कई परतें होती हैं, लेकिन
खुल के बात करते हैं। तो उन्होंने 3 गलतियां खुद स्वीकार करी। उन्होंने माना कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो इजरायली डिफेंस फोर्स की नाकामी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इजराइल की जनता हमसे नाराज है और उस जनता को मनाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अ, अगर लोग ये चाह रहे हैं कि हम तुरंत घुस जाएं गाजा में, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सही वक्त का इंतजार करेंगे, जब हमें अटैक करना होगा, जब ऑपरेशन करना होगा, तभी हम करेंगे। तो इस पैमाने पर मुझे काफी अच्छी पारदर्शिता आईडीएफ की तरफ से लगी और इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से भी लगी। और प्रेस फ्रीडम भी वहाँ ज्यादा है। आप यहाँ जाएं तो कोई भी आपको रोक सकता है शूट करने से, या सेंसिटिव इलाकों में तो उन्होंने भी किया, लेकिन फिर भी ज्यादा छेड़छाड़, प्रेस अगर आपके आइडेंटिफिकेशन है प्रेस का, तो लोग कम छेड़ते हैं। Quite good to know. I mean, this a different perspective that we haven't heard. Shiv, I have a question from you. जैसे वैभव अभी बोल रहे थे कि इसराइल में इस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेस फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा है. And I know you have reported from Manipur. Both of you, I think, were in Manipur together. That's where you met for the first time. And before I come to your story, I think I do want to know, when it comes to press freedom, how was your experience in Manipur? Would you say that maybe आपको freedom था, किसी ने तंग नहीं किया, और आपको जितने officials थे वो काफ़ी accessible थे? I mean, I was there only for 3 weeks or so, but Weber was there for longer. I think he went there 3-4 times. Yeah, 5 months. Five times, Yeah. 5 5 months, times. Five Yeah. time, yeah. So I think if it's a conflict situation, everybody is very passionate about the issue they want to support. So there it was, of course, he said that it was not anti-state, it was fight between two communities. So like there were instances where we were asked by Patel community not to shoot because nobody wants to be seen with the automatic rifles and all. Yeah. But somehow we managed to shoot some of the videos. But as far as accessibility to government is concerned, government was not accessible. So for reporter, it's essential. Like it's essential for a reporter to get government side also in your story. But that was not possible because in Manipur at the secretariat I went some 3-4 times to meet Manipur police. I mean, top Manipur police officials. Some of them refused to comment. Some of them refused to say anything on the stories that we were working on. So accessibility was an issue. And at the same time, if you're not talking to press, if you're keeping mum over so many issues in Manipur, I don't know how they can bridge the mistrust between two communities, right? If you're keeping silent, if you're seen to be favoring only one community, not the another community, then it means that you may not represent whole of state. You are representing just one community. Yes. So I think, I mean, it's very heartening to note that even Israel army personnel, they were talking to the media. Yeah. Here it's the government which doesn't talk to media. Forget about the army or the paramilitary forces. There, of course, they would say that no, this is not our job to talk to media. You go to defense minister, you go to defense secretary. We are not allowed to speak to the media. But it's very heartening to know that in Israel, two countries are at war. And defense personnel are talking to the media openly. They're openly admitting the fact that these are the wrongs that we committed. Yeah. I think it's that way we have so many lessons to learn from Israel and Palestine. The way press is given the freedom that they need to report. एक पॉइंट जी वैभव। तो मणिपुर में जैसे हमने देखा कि सरकारें बात नहीं कर रही थी। मेरी हालांकि सुरक्षा बलों में सबसे टॉप लेवल पे बात हुई, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड। वो बातचीत में ये बोलते हैं कि हम इसमें बात कर दे कि मिसकोट कर देते हैं। इतने सारे अब यूट्यूब चैनल हो गए हैं, मीडिया का पेनिट्रेशन इतना हो गया है कि कौन सी न्यूज कहाँ वायरल हो जाए, फिर ऑफिशियल्स को भी दिक्कत होती है, कुछ भी मिसकोट होके वायरल हो जाए, तो इसलिए शायद वो बात नहीं करते हैं। लेकिन ये खतरा तो इजराइल में भी है। इजराइल में जिस तरीके का वर्ल्ड मीडिया का प्रेजेंस होता है, तो वहां भी इजराइल और गाजा दोनों ही फेक न्यूज की फैक्ट्री है, वहां भी मिसकोट और सब कुछ होता है। लेकिन वहां के लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि ऑन द वन फ्रंट वो मशीनरी से लड़ रहे हैं, दूसरा उनका प्रोपेगेंडा वॉर भी है, तो उनकी आवाज दुनिया के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आप किसी भी इजरायली से सड़क पर बात करेंगे, वेस्ट बैंक में भी खुल के बात करेंगे, और वो अपनी कंट्री, अपनी खुद की बात को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो चाहेंगे, और वो मतलब फॉलो अप भी लेंगे कि अच्छा आपने बात करी थी, मुझे अपना लिंक भेज दीजिए, क्या छापा है क्या नहीं छापा है।
तो इजरायली और फिलिस्तीन दोनों तरफ में जब लोगों से बात करी तो ऐसा समझ में आता है कि लोग बहुत अवेयर हैं कि उनको मीडिया के सामने अपना पर्सपेक्टिव कैसे रखना है, दुनिया के लोगों को अपने पक्ष के बारे में कैसे बताना है, क्योंकि जो पूरा वॉर है, एक तो वो मशीन से लड़ाई जा रहा है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव्स का भी वॉर है, नैरेटिव्स का भी वॉर है। तो एक तरफ फिलिस्तीन का अपना मत है, दूसरी तरफ इसराइल का अपना मत है, 5,000 साल का लड़ाई भिड़ाई का इतिहास है। आज के संदर्भ में दुनिया को अपनी तरफ कैसे लाना है, बड़े मुल्कों को अपनी तरफ कैसे लाना है और एक जनमत कैसे बनाना है, इस बात को लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो खुल के बात करते हैं मीडिया से। वैभव, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि जो भी लोग जिस भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, चाहे वो इजरायली हो या चाहे वो पैलेस्तीन से हो, उन्हें पता है कि अपना मैसेज कैसे प्रेजेंट करना है। एंड देयर इज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी है, एंड प्रोपेगेंडा भी हर तरफ से we have been witnessing it, and we've also witnessed it in Manipur. Manipur also. So of course, Yeah. Meiteis, propaganda war is there between Meiteis and Kukis also. And we've seen that across the world. I feel this is not just limited to one conflict. Everywhere, this is a reality that we're living in. My question to you is कि as a journalist, आप कैसे navigate करते हैं वो that line when you know that everyone is prepared, everyone knows how to put their sides. आप कैसे navigate करते हैं कि आप दोनों sides को एक nuance के साथ present करें? या वो तो जर्नलिस्ट के लिए एक मैंडेटरी है ना कि you have to navigate through lot of bluster. वन साइड बोलेगा कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ, like we are the victims, right? So it's for journalists to find out whether they are really victims, or if you are investigating one issue, so we have to go deeper into it to make sure that we are not falling for the propaganda. We are not falling for their sweet talk, whatever they are telling us. So it happened on both sides. So there were few stories where we thought that we should run this story, but later on we realized that no, because we missed some of the points in the story, and the editors turned those stories down because they're saying that it doesn't seem right. So it we could have been big trouble, but we did not run those stories. So this situation, of course, when internet is down, Manipur में तो internet काफी अभी भी down है मेरे ख्याल से, और इजराइल में I think there was no internet connection, right? Was the internet connection? I don't know. Initially तो कुछ नहीं था. So जब आपके पास internet connection नहीं है, verification आप verify नहीं कर पाते, आप किसी new territory में जाते हैं, तो जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को verify करना. अगर वो करें कि वहाँ पे 100 लोग मर चुके हैं, and that the site is 100 kilometers away from where you are, तो बहुत मुश्किल होता है जर्नलिस्ट के लिए. और एक वो भी है कि जर्नलिस्ट के लिए कि आपको you have to file the story then and there. अब तो सब डिजिटल हो रहा है. He works for a newspaper, but डिजिटल भी इसको फाइल करना पड़ता है स्टोरी. तो उसमें भी है कि आपके पास एक्सक्लूसिव होना चाहिए, आपके पास you have to file the story then and there. तो उसमें जर्नलिस्ट को वैभव कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन. सिंपली कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर हो या इजराइल हो, कॉन्फ्लिक्ट कवर करते करते अगर आप तक कोई स्टोरी आ रही है, खड़े खड़े इजीली मिल रही है, तो ये उसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो प्लांट है. जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक वो न्यूज स्टोरी नहीं. तो बहुत प्लांट आते हैं. एक रीसेंट एग्जांपल बताते हैं, अभी 1 महीने पुराना ही होगा, इजराइल जाने के पहले ही हुआ था बिल्कुल. तो एक खबर आई कि एक व्यक्ति, एक वायरल फिर से वीडियो हुआ है 3rd और 4th मई का मणिपुर से, और वो उसमें कुकी बंदा जल रहा है और पीछे आवाज आ रही है. एक 7-8 सेकंड का क्लिप आया था, आपने भी शिफ्ट देखा होगा. मैंने देखा. अब वो क्लिप आ गया, ITLF ने वो अपने ग्रुप पे पोस्ट किया. ITLF इज अ लीडिंग बॉडी ऑफ कुकी एंड अदर ट्राइबल ग्रुप्स इन मणिपुर. अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये वीडियो वायरल हुआ है, सब अब हम लोग वेरीफाई करने लगे. मैंने तुरंत DGP को कॉल किया कि ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या बात सच है? उन्होंने बोल दिया हाँ, वी ऑल्सो रिसीव द सेम वीडियो एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट. मैंने स्टोरी ब्रेक कर दी कि चलो कुकी का वर्जन ले लिया और मैतेई का भी कुकी का वर्जन ले लिया, गवर्नमेंट से सिक्योरिटी फोर्सेस का वर्जन ले लिया, स्टोरी ब्रेक कर दी. फिर जो ITLF ने जो नाम उसमें डाला था, फिर उन्होंने कहा नहीं ये आदमी नहीं है, कोई और है, फिर और कोई है. तो मुझे खुद की स्टोरी पे डाउट होने लगा. फिर हम वो और वेरीफाई करने लगे. फिर मैंने उस लैंग्वेज को वेरीफाई कराया जो उस वीडियो के बैकग्राउंड से आ रही थी, तो वो मैतेई लैंग्वेज थी. तो चलो ये कंफर्म हो गया कि जो मॉब है वो मैतेई है और जो बंदा है वो तो कुकी हो सकता है.
तो क्योंकि इस तरह के और जो वायरल वीडियो थे वो म्यांमार से भी आ रहे थे, तो एक डाउट था, लेकिन वो दूसरे दिन सुबह तक कंफर्म हो गया। जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वहाँ पे सेंट्रल के अपॉइंट, उन्होंने उस न्यूज़ को कंफर्म किया। लेकिन तो वो न्यूज़ अगर गलत हो जाती तो मेरे लिए मतलब बहुत परेशानी हो सकती थी, और कॉन्फ्लिक्ट में फेक न्यूज़ अगर हो जाए तो मतलब वेरी डेंजरस। सेंसिटिविटी बहुत या डिस्टर्ब हो जाती। हाँ। आपने वैभव थोड़ा ये बताया कि आपने इजराइल में रिपोर्टिंग की, वो कैसा था, बट आप वेस्ट बैंक भी गए, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट हु डिड दैट, ट्रैवल टू पैलेस्टाइन टेरिटरीज एज वेल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि was there a major difference in the regular lives of Palestinian citizens and Israeli citizens, and what were those differences? देखिए, मैंने दोनों जगह पे वक्त बिताया। पैलेस्टाइन में थोड़ा कम बिताया क्योंकि वहाँ जाना भी खतरनाक है और लगातार रहना भी मुश्किल है। तो इज़राइल में जब आप आम दिनों में रहेंगे तो जैसे हमारे यहाँ भी आम ज़िंदगी चल रही है, ऑलमोस्ट वही है कि लोग पब में जा रहे हैं, कॉफ़ी हाउस पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत अब काम पे भी जा रहे हैं। इनिशियली 2-3 दिन तो बहुत सदमा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई। बीच पे भी भीड़ बढ़ने लगी। सब कुछ नॉर्मल है, बस जब कभी भी सायरन बजता है तो chaos होता है, लोग भागते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। तो हालात ये हैं, ये मैं सेंट्रल इज़राइल की बात कर रहा हूँ। साउथ जो एश्केलॉन, अशदोद, सेड्रॉन, ये जो 3-4 शहर हैं गाज़ा से लगते हैं, वो शहर ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं। वहाँ की पूरी पॉपुलेशन पलायन करके केंद्रीय इज़राइल की तरफ आ गई है। सरकार ने उनको व्यवस्था की है होटलों में रुकने की, वहाँ की सरकार काफ़ी पावरफुल है और उन्होंने सारे पलायन करके आए लोगों के लिए इंतज़ाम किया है। लेकिन वो जो गाज़ा से लगने वाले बड़े-बड़े शहर हैं, एश्केलॉन, अशदोद और सेट्रॉन, वो खाली हो चुके हैं। सेम जब आप नॉर्थ की तरफ लेबनान बॉर्डर की तरफ जाएँगे, मीटुला नाम की जगह है, मैं गया था, और जितना मुझे साउथ में डर नहीं लगा, एक अंदर से फ़ील आता है कि मतलब थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ही सड़कें खाली हैं, कोई नहीं दिख रहा है दूर-दूर तक, मूवमेंट है, आईडीएफ की वो ज़्यादा है। तो जब मैं नॉर्थ में गया, तो वहाँ के भी आस-पास के सारे इलाके खाली कराए हुए हैं। लेबनान का जो मिलिशिया ग्रुप है हिज़्बुल्लाह, वो वहाँ पे काफ़ी मिसाइल्स गिरा रहा है, उनके क्रॉस फायर्स भी हो रहे हैं। नॉर्थ में टेरेन अलग है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, कौन कहाँ से स्नाइपर लेके या कैसे अटैक कर देगा, कुछ समझ नहीं आता है। तो उसकी वजह से भी डर लग रहा था। दूसरा, हिज़्बुल्लाह हमास से काफ़ी पावरफुल है, और उनकी जो उनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उनके पास बिल्कुल ऐसी मिसाइल्स हैं जो किसी भी डिफेंस बेस पे सटीक हमला कर सकती हैं। उनका अटैक हमास की तरह छोटा-मोटा नहीं होता है, लीथल और बड़ी मिसाइल्स होती हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो उस सिचुएशन में थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, लेकिन हम आखिरी पॉइंट आखिरी बॉर्डर पोस्ट तक गए और फिर वहाँ से लौट के आए। कई सारे फौजियों से भी बात हुई। वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड आईडीएफ के सोल्जर होते हैं, वो तो ऑफ कोर्स ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि नॉर्थ का जो बंदोबस्त है इज़राइल डिफेंस फोर्स का, वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा थ्रेट है इज़राइल के पास वो नॉर्थ से है। तो वहाँ की थोड़े बहुत जैसे साउथ में आपको शहर में थोड़े बहुत लोग रहते हुए मिलेंगे, लेकिन नॉर्थ के जो शहर है मेटुला और आस-पास, वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। स्ट्रिक्टली इज़राइली गवर्नमेंट ने उन्हें खाली कराया है। क्योंकि अगर वहाँ से वॉर फ्रंट खुलता है, तो वो बिल्कुल ही फुल फ्लेजेड वॉर होगा। हमास के पास या गाज़ा में तो सप्लाइज़ का प्रॉब्लम रहता है कि एक टाइम लिमिट तक ही लड़ सकते हैं। एक ही रूट है इजिप्ट का, जहाँ से सप्लाइज़ आ सकती हैं। लेकिन अगर नॉर्थ की तरफ, लेबनान की तरफ से खुलता है, तो वहाँ से तो सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हिज़्बुल्लाह को। तो ये इज़राइल बहुत अच्छे से जानता है कि अगर यहाँ से हिज़्बुल्लाह जॉइन करता है फाइट, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, और फिर हिज़्बुल्लाह के साथ फिर और लोग जॉइन करते जॉइन रहेंगे। करेंगे। जी, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ वेस्ट बैंक में, क्योंकि हमने गाज़ा से तो काफ़ी न्यूज़ वैसे हम देख भी रहे हैं, बट you've been in West Bank. What were हुँ, people open to share their stories हुँ, and about their circumstances to you? हुँ, हुँ, हुँ। And I think I also want to know what were your emotional and both professional reactions to what you have seen? आप क्या उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे कैसे प्रोफेशनली अप्रोच करना है और कैसे पर्सनली? अब पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक और पैलेस्टाइन गाज़ा बिल्कुल अलग है। गाज़ा इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय द हमास एंड द फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट, एंड वेस्ट बैंक इज़ जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय इज़राइल एंड फिलिस्तीन, बिकॉज़ अब वेस्ट बैंक पे जाएँगे तो बीच-बीच में इज़राइली ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं। वो वेस्ट बैंक के अंदर है। तो वहाँ की जो सड़कें हैं,
वो जो पूरा इलाका है वेस्ट बैंक का, उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ओस्लो अकॉर्ड। उसमें ए और बी जो एरिया है वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के अंडर में होता है, सी पूरा इजरायली कंट्रोल में होता है। जो बी का इलाका है उसमें लोकल जो अथॉरिटी होती है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कंट्रोल होता है, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल वहाँ इजराइल का होता है। तो हम ऐसे कुछ गाँव में गए, वहाँ तीन तरह के मेनली आपको गाँव मिलते हैं। अरब मुस्लिम विलेजेस जो मूल फिलिस्तीन के मूल लोग हैं, मुस्लिम्स हैं। आपको क्रिश्चियन विलेजेस भी मिलते हैं जो जो बाद में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रोमन एम्पायर, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो वहाँ कुछ क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं। और तीसरा जो मेन चंक है वो है यहूदियों का जो सेटलमेंट है, इजरायली सेटलमेंट्स है, जो 1948, 65, 70, 80 इन दशकों में उनको लाके वहां बसाया गया। तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि जब कोई यहूदी सेटलमेंट है तो वो जो पहाड़ है, वहाँ जो कंस्ट्रक्शंस है वो काफी मजबूत हैं, सिस्टमेटिक हैं। वहीं आप दूसरा अरब विलेज देखेंगे तो थोड़ा सा कच्चा दिखेगा, थोड़ा सा तो अलग से समझ में आता है। तो जब पैलेस्टाइन में जा रहे थे तो जो सड़कें थी उस पे पूरा इजरायली आर्मी का कंट्रोल है। आपको बहुत सारे इजरायली आर्मी के दस्ते निकलते हुए दिखेंगे, जैसे आपको कश्मीर में दिखते हैं, क्योंकि हाईली सेंसिटिव इलाका है। कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए तो इजरायली आर्मी तुरंत मौके पे पहुंच के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मामला बहुत टेंस था। आपको इजराइल से जब पैलेस्टाइन की तरफ घुसते हैं तो चेक पॉइंट्स से होके जाना होता है। वो चेक पॉइंट्स पे सख्ती काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आम दिनों में वहां से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से वहां लोग जाते हैं, क्योंकि कहने को वो दो अलग देश हैं, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अब चूंकि यहाँ कुछ वहां के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग वहां रहते हैं, तो आना जाना तो लोगों का होता ही है। तो पहले चेक पॉइंट्स में वॉर सिचुएशन के पहले रियायत होती थी, लोग आते जाते थे। फिलिस्तीन के लोग, हजारों लोग रोजाना इसराइल में काम करने वर्क परमिट पर आते हैं, सुबह शाम को वापस चले जाते हैं उन्हीं चेक पॉइंट्स के जरिए। लेकिन अब किसी को भी पैलेस्टीनियन लोगों को इसराइल में एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, जैसे मान के चलिए आप रामल्ला विच इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, वहां से आप किसी बेथलेहेम दूसरे शहर जा रहे हैं फिलिस्तीन के, तो बीच में आपको चेक पॉइंट से होके गुजरना होता है। तो जो इंटरनल मूवमेंट भी है फिलिस्तीन के अंदर का, जो फिलिस्तीन के खुद आम लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में इजरायली चेक पोस्ट पड़ते हैं, उनको रोका जा रहा है। तो जो लोग एक शहर से दूसरे शहर काम करने जाते थे फिलिस्तीन के अंदर, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। वहां की अपनी सरकार से भी लोग नाराज हैं कि जब इसराइल इतना बड़ा वॉर फ्रंट खोले हुए है और गाजा पे लगातार हमला कर रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार वहां की कोई कुछ नहीं कर, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है वो कुछ क्यों नहीं कर रही है? उसके अलावा जब हम अरब कुछ मुस्लिम गांव में गए, ज्यादातर लोगों ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। लोगों को डर रहता है कि हम बात करेंगे, वीडियो वायरल होगा, फिर इजरायली पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी, और एक खौफ का माहौल तो रहता ही है कॉन्फ्लिक्ट में। जब आप मतलब एक कमजोर पक्ष की तरफ हो, जी। तो लोग बात करने से डर रहे थे। तो ये महसूस हुआ कि वहाँ के जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको लगता है कि इस वॉर के बाद दिक्कत है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं उन मुस्लिम विलेज में था, मैंने पूछा कि अच्छा, हमास ने इतना बड़ा अटैक किया, आम लोगों को इजराइल को उठा के ले गए, उन पे कहर ढाया, 200-250 लोग अभी भी कैप्टिव्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? तो हमास पे तो वो लोग चुप हो जाते हैं, और ऐसा समझ में आता है कि एक मॉरल सपोर्ट है हमास को। और मॉरल सपोर्ट सिर्फ इमोशन से नहीं है, जितनी भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ हमास जीत के आता है, इट्स वेल नोन फैक्ट। तो हमास इज नॉट प्योरली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओनली, उनके पास लोगों का सपोर्ट है। Hmm. No, of course, that makes a lot of sense. I एक think मेरा it's the एक same. एक Oh, yeah, go हाँ, for it. सॉरी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जब आप जब मुस्लिम से मिले वहाँ पे, या पैलेस्टाइन में जब आप गए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है ये, क्योंकि इजराइल ने रॉकेट्स आफ्टर रॉकेट्स दैट डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन पैलेस्टाइन। तो ये आपने देखा कि कितना बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी है, बिकॉज सारी सप्लाई लाइन सब बंद कर दी है इजराइल ने, लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स ये स्टार्ट तो हमास के अटैक से हुआ है, लेकिन उसके बाद जो जिस इम्प्यूनिटी के साथ इजराइल ने उनके घरों को तबाह किया है, आप बताएं कि आपने क्या देखा वहाँ पे, और लोग किस हालत में हैं वहाँ पे? हम लोग जितनी मतलब तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं, मौत की खबरें सुन रहे हैं, वो ज्यादातर गाजा पट्टी से आ रही है, जो कि पश्चिमी इलाके में है। और गाजा में एंट्री पॉसिबल नहीं है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए इस वक्त, क्योंकि
एक ही रूट खुला है, रफा बॉर्डर जिसको कहते हैं, हम्म वो वाया इजिप्ट जाता है। हम्म इजरायली आर्मी ने गाजा को जितने भी चेक पोस्ट है वहां टेक ओवर कर लिया है, और कुछ 3-4 किलोमीटर पहले से वो वॉर फ्रंट, उसको सेंसिटिव इलाका घोषित करके किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो गाजा में दाखिल होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वहां के जर्नलिस्ट ऐसा खुद कहते हैं। हम्म और अगर आप कैसे भी करके घुस भी गए गाजा में, तो निकलेंगे कैसे है किसी को नहीं पता। हम्म तो जो आप डिस्ट्रक्शंस, ह्यूमन ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, वो गाजा में साइड है, वो मैं फर्स्ट हैंड प्रत्यक्षदर्शी उसका नहीं हूँ। हम्म जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तो सच है ही कि हम्म बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, लेकिन मैं उसका फर्स्ट हैंड प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, तो मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन में गया, वहां पे डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ह्यूमन हम्म लाइफ लाइफ का भी बड़ा लॉस नहीं है। हम्म हाँ, वहाँ कुछ लोगों को, जो फिलिस्तीन के समर्थन में उग्र लोग हैं, उनको गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी खबरें हैं। और लोगों के बीच डर तो है ही, क्योंकि वो उसी कॉज को सपोर्ट करते हैं जिसको गाजा के लोग करते हैं, पैलेस्टीनियन कॉज। हम्म और खौफ का माहौल है। गाजा पर हमला हो रहा है, तो फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक के लोगों को भी लगता है कि ये अटैक उन पर भी है, तो वो भी उसी तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो भी प्रदर्शन करने आते हैं। शुक्रवार को ये प्रदर्शन ज्यादा तेज हो जाते हैं, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद लोग जब मॉस्क से बाहर आते हैं, तो प्रो पैलेस्टीनियन बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। और हमने देखे कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वहाँ हो भी रहे थे। मैं जेरूशलम में फ्राइडे प्रेयर्स के दिन था। यरूशलेम भी विवादित जगह है। कहते हैं कि ईस्ट यरूशलेम को इज़राइल ने कब्जा किया हुआ है, जहाँ डोम ऑफ द रॉक है, अल-अक्सा मस्जिद है, वेस्टर्न वॉल है। हम्म उस पूरे इलाके में आपको चारों तरफ सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी दिखेगी, और ये समझ में आता है कि पूरा इलाका कंट्रोल्ड टेरिटरी है। Mhm. हर आदमी के मूवमेंट पे नजर रखी जाती है। हम लोगों से, मुझसे खुद 3 से 4 बार पासपोर्ट पूछा गया, क्योंकि हम मीडिया पर्सन है, जहाँ भी फोर्स हो दिखती है फोटो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है। तो लेकिन वो पासपोर्ट पूछा उन्होंने, लेकिन ये बात समझ में आ रही थी कि जेरूशलम और नमाज में भी 55 साल से कम उम्र के लोगों को अल-अक्सा मॉस्क में एंट्री नहीं है, Hmm. क्योंकि वो मानते हैं अगर युवा जाएंगे फिर वो बाहर निकलेंगे, फिर प्रोटेस्ट होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। Shiv, I would love for you to answer the same first question that I asked Vaibhav. ये तो एक एक सच्चाई है कि जैसे वैभव ने बोला कि एक बॉर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो. सो देयर हैज़ टू बी वन एनिमी, राइट, दैट यू फाइटिंग अगेंस्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर पोजीशन इज़. बट इसी के साथ साथ एक जियोग्राफिकल बॉर्डर्स तो हमने देखा ही है कि मणिपुर में कि वैली एरिया और हिल एरिया में कैसे लोग, जैसे अगर मेती है तो मेती हिली एरियाज़ में नहीं जा सकते, और अगर कुकी या जो कम्युनिटी से ट्राइबल्स हैं तो वो वैली एरियाज़ में नहीं जा सकते. तो एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है. इसी के साथ साथ एक मानसिक रूप से भी एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है. आपके फ्रेंड्स हैं, आपके, अगर मान लीजिए कि आपका क्रॉस एथनिसिटी में मैरिज हुआ है, तो उसमें है कि आपकी वाइफ मेती है और हस्बैंड कुकी है, तो दे कांट लिव टुगेदर. तो ये भी है कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है लोगों के लिए, और आप उससे कैसे डील करते हैं. आप ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट, यू फील हेल्पलेस एट द टाइम कि आई विश गवर्नमेंट वुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, आई विश गवर्नमेंट वुड हैव डन दिस दैट. वो लोगों के मन में भी रहता है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा प्रोएक्टिव होती तो ये कदम उठाए जा सकते, तो इट वुड नॉट हैव लास्टेड दिस लॉन्ग. और इसी के साथ साथ जैसे कोई ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज आप करते हैं, व्हेन यू मीट द फैमिली ऑफ द विक्टिम, वो बताते हैं कि वी हैव लॉस्ट द सोल ब्रेड विनर ऑफ अ फैमिली. तो फिर उनके बच्चों को देखते हैं आपकी, उनके देर आर 4-5 किड्स और 3 किड्स और 2 किड्स. अब उनका ध्यान कौन रखेगा? ऑफ कोर्स यू ऑल्सो ट्राई टू पुट देम इन देयर, बिकॉज यू कांट फील देयर ट्रॉमा बिकॉज यू हैव नेवर बीन इन that situation, but at least you try to empathize with them as much as possible. At the same time, of course, you also have responsibility to be accurate, to be factual, कि आप इमोशन के साथ बह ना जाएं. और आपको मतलब बहुत मुश्किल है जर्नलिस्ट के लिए इस प्रकार के सिचुएशन में काम करना, बट देन वी ट्राई टू बी एज मच ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल. इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, आपने जो प्रोफेशनल पर्सनल वाला कहा, दो एग्जांपल से समझा. जब हम चूरा चांदपुर जाते हैं, विच इज प्रीडोमिनेंटली कुकी एरिया, तो वहां भी हम लोग अब काम करते करते थोड़े बहुत दोस्त सोर्स बन जाते हैं. तो अगर उनके सामने हम कहें कि मैं चूरा चांदपुर आ रहा हूँ 11 बजे तक, तो वो थोड़ा नाराज हो जाएंगे. और उनसे आप कह दो कि मैं लमका आ रहा हूँ 11 बजे, खुश हो जाएंगे, आपकी मदद भी ज्यादा कर देंगे.
तो Yeah, उनका मानना है कि इस सिटी का नाम लमका होना चाहिए। वो सीसीपुर चूराचांदपुर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। because they तो believe that the चूराचांदपुर जो दे नाम है बिलीव वो कि हाँ, मेतीज ने दे वो एक रखा है, राजा के ना एक राजा मैते है। राजा के नाम पे उस शहर का नाम पड़ा है, तो वो नहीं रखना चाहते। सो ऑल तो गवर्नमेंट आप जब बिल्डिंग्स में वो दोनों साइड लमका के है। मेंटेलिटी को समझते हैं, सेम विद अगर आप इसराइल में जा रहे हैं, इसराइली लोगों से बात कर रहे हैं, और अगर आप हमास को फाइटर्स बोल देंगे, जो कि बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपसे गलती से फाइटर निकल गया तो शायद वो बुरा मान जाए, क्योंकि इतना बड़ा ब्रूटल अटैक अगर इसराइलीज पे हुआ है और आप उनको फाइटर्स बोलेंगे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी बात। हम्म। तो जब आप दोनों तरफ जाते हैं तो दोनों तरफ की सेंसिटिविटी को उसी तरह से समझ के उन्हीं की तरह से डील करना है, क्योंकि आप एक दूसरे मुल्क से आके कॉन्फ्लिक्ट में ही हैं। And I just want to know कि वहाँ पर within communities tension है, did you see them boiling a lot more? What were those tensions like? Is there a lot of fear amongst Arabs there, Palestinians, as opposed to Jews? And I think another question would be, did you, because this is, I feel एक तरीके से of course religion का भी ये एक conflict है based on religion, but ये conflict is also racial conflict, right? It is the brown Arab people versus the white Europeans. I'm very curious, as a brown man from India, did you ever face any problems maybe just on your face when they look at you, haven't checked your बिल्कुल बिल्कुल IDs? बिल्कुल सही What बात was है that आपकी। like? जैसे मैं तेल अवीव में बीच वगैरह पे भी ट्रेवल करता था, तो हम लोग थोड़े भूरे लोग, मतलब ब्राउन हैं, तो Hmm. पासपोर्ट वगैरह रेगुलरली आपसे पूछ लिया जाता है, सिर्फ आपकी शक्ल देख के। दाढ़ी वाड़ी भी रखते हैं तो एक अरब मुस्लिम लुक आता है, शायद इस वजह से लोग पूछ लेते हैं। लेकिन पूरे ही जैसे तेल अवीव का जाफो एक इलाका है, वहाँ काफी जो वहाँ की माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों, अ, वो रहती है। तो वहाँ भी मैंने बात की लोगों से, तो लोगों ने कहा कि जब हमास का रॉकेट आएगा, हम मुस्लिम हैं, इजराइल में रहते हैं, तो वो तो हम पे भी गिरेगा। ये तो हमास को समझना चाहिए कि अगर 17 से 20% आबादी इजराइल में अरब मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटी अदर माइनॉरिटीज की हैं, तो वो भी तो उस हमले का शिकार होंगे। सेम अब तब कॉन्फ्लिक्ट है, तो जब आपने रिलीजन की बात करी, हजारों साल का इतिहास है लड़ाई का, और ज्यूइश अपना इजराइल को अपना लैंड मानते हैं, पैलेस्टीनियन मुस्लिम मानते हैं वो उनका लैंड है। तो कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट की खूबी ही ये है कि दोनों पक्ष सही होते हैं और दोनों पक्ष गलत होते हैं एक ही वक्त में। तो ये आपको तो हर पल महसूस होता है, और नो डाउट बिल्कुल रिलीजन ही पूरी लड़ाई के केंद्र में है। लेकिन जब हम कंपेयर करके देखते हैं कि गाजा में माइनॉरिटीज और इजराइल में माइनॉरिटीज, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हम सबको कि इजराइल में कंपैरेटिवली माइनॉरिटीज ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, और इजराइल ज्यादा डेमोक्रेटिक है, प्रेस फ्रीडम है, और जितने भी एक आधुनिक मूल्य होते हैं उस पे गाजा ज्यादा आगे है। मिलिट्री उनकी उसकी बहुत पावरफुल है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है। एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि सीमा के दूसरी तरफ गाजा में सबसे बड़ा ह्यूमन लॉस हो रहा है। Hmm. You know, because you spoke about human loss, and this is a question to you also, Shiv. I want to know, were there, क्योंकि एक सवाल काफ़ी उठाया जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कि आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे इन एरियाज पे। गाजा में तो ऑफ कोर्स बिकॉज there's a blockade, no one can go. But I would like to know कि how have international organizations or even local organizations been able to provide aid to the affected Palestinian population in West Bank? And I think also another question I would have is कि क्या वो effective भी है या नहीं? सारे मुल्क, यूनाइटेड नेशन हो, यहाँ तक कि भारत हो, अमेरिका हो, सबने वहाँ गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई है, भारत ने भी पहुंचाई है। तो ये बात सच है कि जब कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा विक्टिम हो तो उसको तो सपोर्ट करेंगे ही मुल्क, लेकिन वो सपोर्ट इफेक्टिव नहीं होता है। बात अभी होना चाहिए सीज फायर की कि ये कहाँ जाके रुकेगा, और इसराइल को अभी भी बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जो हमास ने टेररिस्ट एक्टिविटी को 7 अक्टूबर को अंजाम दिया, इजरायली लोगों को लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी असली बदला बाकी है। कॉमन इजरायली है। मेरे ड्राइवर जो हाइम थे उनका नाम, वो भी आर्मी में सर्व किया है। वो कहा है कि श्योरली गाजा में इजरायली आर्मी एंटर करेगी और बड़ा बदला लेगी। तो एक बदले की भावना इजराइल के लोगों के अंदर तो है ही। It's quite unfortunate.
तो मेरे जो ड्राइवर हैं उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। आपको ये बात सुन के लग सकता है कि वो श्योर हैं कि गाज़ा में घुस के बड़ा ऑपरेशन इज़राइली आर्मी करेगी। आप ये इमेजिन कर सकती हैं कि ये बहुत मतलब अल्ट्रा नेशनलिस्ट साउंड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो लेकिन उसने ठीक इस बात के बाद ये कहा कि अगर मैं इज़राइल में रहता हूँ और मेरा बच्चा अगर पीस पार्टी गाज़ा बॉर्डर पे मनाने गया है, अगर उसको हमास उठा के ले जाता है, अगर मेरी फैमिली सिक्योर नहीं है, अगर इज़राइली आर्मी मेरी फैमिली को सिक्योर नहीं रख पाती है तो मैं देश छोड़ दूँगा और अगर ये ऑपरेशन नहीं किया तो मैं तो छोड़ ही दूँगा। तो तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से भी ये है। ये गुस्सा नाराज़गी है। एंड आई थिंक सेम क्वेश्चन टू यू शिव would be, How international forums, have multilateral there been forums. international forums, local Indian organizations, have their aid been able to reach the groups? This question has been answered by Vaibhav because Vaibhav he is a better position to answer this question. But I wanted to talk about India's position in this conflict. It's ironical that India has abstained during the voting. I think UNGA voting, right? Ji. If I'm correct. United Nations voting. I think it's such a big conflict. I think India should have been there and decide its position, right? I mean, a lot of people have also criticized. And if you also look at the propaganda war, it seems like there was this, I think some journalist shared yesterday one cartoon where the cartoon shows that India is the propaganda war, propaganda station from where there is misinformation, disinformation is being spread from India. And I was looking at some of the coverage by Haaretz. Haaretz, I think, is one of the Israeli left-leaning publication. Publication. So that they themselves criticize Bibi Netanyahu, right? And here in India, I think in India there are more Netanyahu followers in India than there are in Israel, if I'm correct. Yeah. आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो नेतन्याहू व्हाटएवर ही ट्वीट्स, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर फ्रॉम इंडियंस, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर इन हिंदी. सिंपल बात ये है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना चाहता है। उसकी वजह है कि जो दो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक एनिमी कॉमन है, इजराइल और इंडिया के बीच। अगर हम रिलीजन के एंगल से देखें तो वहां भी इजराइलीज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहा है, और इंडिया के ऊपर भी जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे पाकिस्तान से हुए हैं या दूसरे मुल्कों से, वो मूलतः एक मुस्लिम राष्ट्र ही रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस्लाम का ही झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सेंस ऑफ विक्टिमहुड दोनों मुल्कों में एक जैसा है, शायद इस वजह से ये होता है। लेकिन इजराइल के लोग थोड़ा दिमाग से खेलते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा इमोशन ज़्यादा है। और वो जो यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था, इट वाज ओनली अबाउट कि आपको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाना इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, एंड इन सच रेजोल्यूशन इफ इंडिया एब्सटेन्स एंड वी कॉल आवरसेल्व्स मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, उसका बहुत ही प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिक्स, मतलब हम इमोशनल हो जाते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन बहुत ही क्लियर कट द प्रैक्टिकल है कि इजराइल इंडिया का डिफेंस में सबसे बड़ा पार्टनर है। हम जितनी टेक्नोलॉजी एक्वायर डिफेंस में करना चाहते हैं, वो इजराइल हमें सब कुछ दे सकता है, दे रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स और ये सब की बात करें, विक्टिमहुड की बात करते हैं, तो हमें भी विक्टिम्स के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने भी वहाँ शायद राहत सामग्री वगैरह पहुंचाई है। जी। We know that you were making a point. I interrupted. Oh wait, Shiv, do you have more to say? No, he just said, like, of course, I mean, when it comes to geostrategy, India has to look at its own interests also, and it's not only that we have to play. I mean, we have to go by emotion, because maybe majority of Indians or most Indians would align with Israel at the moment because of the perceived to be common enemy, because of the way politics is done in India. That could be the reason. But at the same time, it won't be the first time where India will side with Palestinian Authority, because Atal Bihari Vajpayee was also wanted that Palestine should be given their right, so that similar lines, right? But I don't think so that if India had voted in favor of the resolution, it would not have been unprecedented for India. एक important point, मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो
हमास के लीडर का इंटरव्यू। वो इंडियन मीडिया में पहला इंटरव्यू था, उसके बाद भी शायद किसी ने हमास के लीडर का इंटरव्यू नहीं किया है या कर नहीं पाया है। तो वो इंटरव्यू भी मेरी पूरी कवरेज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और उसमें मैंने जितने भी ज़रूरी सवाल पूछे जाने चाहिए थे हमास ऑर्गेनाइजेशन से, वो पूछे। इंटरेस्टिंग बात उसमें थी, जो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपने जो 7 अक्टूबर को किया, आम लोगों पर हमला किया, आम लोगों को आप बंधक बना के ले गए, उसमें दुनिया के देशों के लोग भी हैं, आप उनको रिलीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कब छोड़ेंगे, और क्या आपने गलत नहीं किया? तो उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हैं, आपको ये पूछना चाहिए कि क्या इज़राइल का फ़िलिस्तीन पे जो कब्ज़ा है वो सही है? लेकिन मैंने कहा कि जब आप अब वॉर क्राइम की बात कर रहे हैं, और मैंने ये इंटरव्यू ठीक तब किया था जब वो हॉस्पिटल पे मिसाइल गिरी थी, जिसमें करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस वॉर क्राइम की बात कर रहे हैं, लेकिन वॉर क्राइम की इस बार शुरुआत तो आपने की है। तो उस पे वो साफ-साफ जवाब नहीं दे पाए, और यही एक हमास के चरित्र को भी दिखाता है कि ह्यूमन राइट्स का की ढाल लेके वो एक आतंकी गुट चला ही रहे हैं, और जो वो करना चाहते हैं, वो किसी भी शांति की तरफ जाता हुआ कदम नहीं। जो हॉस्पिटल पे मिसाइल हुई, उसके दूसरे दिन ही जो बाइडेन का इज़राइल का दौरा था, उसके 1 दिन बाद ऋषि सुनक का दौरा था। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके इज़राइल में अपने इंटरेस्ट हैं, उनके बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इज़राइल में। इज़राइली लोग इन देशों में रहते हैं जो बड़ा वोट बैंक है इन लोगों के लिए। तो जो जूइश कम्युनिटी है और इज़राइल है, वेस्टर्न जो बड़े मुल्क हैं, जो दुनिया चलाते हैं, उनके अपने हित हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। सो कहते हैं ना, फॉर यूएस इट्स ऑल अबाउट मनी। तो वो अपने तरह से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए सब हर कुछ करना चाहते हैं। And I can't imagine how you have gone on ground and reported and what you've witnessed. And I think same goes for you, Shiv. It's Yeah, not we been should. Yeah, easy. Yeah. thanks Vaibhav कि Thank you, आप आए Vaibhav. यहाँ पे और you shared your experience with us and how you reported from the ground and what problems you went through and how you managed those problems. Before we end this session, I have one question from the both of you. Let's start with Vaibhav because he's our guest. Vaibhav, do you have any recommendations for our listeners? इस हफ्ते मैं एस्पिरेंट देख रहा था। एस्पिरेंट के मैंने 3 एपिसोड देखे। एस्पिरेंट का सेकंड सीजन आया, तो उसमें एक ब्यूरोक्रेसी के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से बताए गए। 3 एपिसोड तक तो अच्छा जा रहा है, और पहला सीजन भी बहुत अच्छा था। Okay, so I think we have one recommendation. And Shiv, what about you? What would you I have one recommend? recommendation, in-house recommendation. Pratyush wrote a story about coaching institutes. These coaching institutes are under consumer watchdogs glare. So if you want to know why they are under scanner, and people should read this story. The story? Because you would not find this story in maybe mainstream newspapers or mainstream media, because these organizations, they give ads to these papers and these media houses. That's why they can't publish this story. So only we could have done it, and we've done it. Yeah. And thanks to Pratyush Deep, I think it's a good story. Everybody should read, and especially those who are preparing for UPSC exams or other government jobs. For sure, 100%. एक और रिकमेंडेशन है मेरे पास जी। जो भी कवरेज है मेरी, जो भी व्यूअर्स हैं, वो दैनिक भास्कर ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। इनका कवरेज भी देखिए प्लीज। प्रमोशन भी है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड और एडवर्टीजमेंट वहाँ नहीं होता है। तो सब्सक्रिप्शन लेके आपको ऐप पे जाना होगा। ओरिजिनल सेक्शन में हमास वॉर का अलग से एक सेगमेंट है, आप वहाँ जाके मेरी सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पैलेस्टीनियन एम्बेसडर के इंटरव्यू, बाकी जितनी भी कवरेज है दोनों साइड्स से, हमने वेस्ट बैंक फिलिस्तीन से भी जर्नलिस्ट से उसमें मदद ली है, कंट्रीब्यूटर्स से मदद ली है। तो आपको एक अच्छी कवरेज हिंदी में पढ़ने को मिल सकती है। But thank you so much, Vaibhav. We will 100% read it. And thanks for being such a lovely host. No, you're welcome, Shiv. You're welcome. I have a recommendation to this week, and it's this book called The Girl Who Loved by Riya Mukherjee. It's a very interesting book. It's a bit about a young girl who's come back from the US, has no purpose, gets into activism, falls in love with a boy, and thinks falling in love and activism are one and the same thing. And it looks at some very important issues of fetishization, of minorities, and the sort of intricacies of and hypocrisies of upper class and upper caste activism world. And I think that's a very interesting book. I feel we should all read. It's very telling of the times that we live in. And of course, it's a good read.
It's very interesting. But thank you so much, both of you. And with that, this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.